मैम मेरे पास पीपीटी नहीं है आपका। ओके, मातंगी जी। हेलो मातंगी। हाँ हाँ मैम, आप खुद कर सकते हो मैम एक्सेस। ओके 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 ओके, मैं करती हूँ, ठीक है। हाँ यस मैम। ओके। एक सेकेंड है। सात्वी આમાં મને પેલો કનેક્ટ કરી દેતો તો મારી પીપીટી છે આમાં હું તને કહું પીપીટી हाँ। हेलो। हाँ सर, कनेक्ट कर रही हूँ मैं। ओके ओके। जी मैम, आपकी स्लाइड्स विजिबल हैं। ओके सर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू मातंगी जी और विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी महानुभाव जिनका परिचय अभी हमने अरुण जी से प्राप्त किया। और ये अवसर मुझे मिला कि मैं अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर पाऊं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसे अरुण जी ने बताया कि आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेनोपॉज है। और मोस्टली हम जो है वो मैक्सिमम आई थिंक फ्रॉम प्रसूति तंत्र निरोग संबंधित फैकल्टी होगी या आयुर्वेद के अन्य विभाग में से होंगे। तो हमें पता है कि मेनोपॉज जो है, आई एम ऑडिबल सर? हेलो। यस मैम, यस मैम, ओके यू आर ऑडिबल। ओके सर। तो हमें जैसे पता है कि मेनोपॉज इज सेपरेट एंटिटी। इस तरह से जो चैप्टर है हमें कहीं पे भी नहीं है। लेकिन जैसे वयोभेदानुसार हमारा वर्णन है चरक के अनुसार के भाई वयोभेद से बाल, मध्य और वृद्ध अवस्था। तो जो 50 इयर्स के बाद की जो अवस्था है और स्त्रियों में जो है वो एक विशेष आयु रहती है कि जब उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सीजन होता है और एक परमानेंट सेसेशन होता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन इस पे हमें क्यों चर्चा करनी है, तो वो जो है हम आज का मुख्य मेरा विषय रहेगा कि भाई ये तो एक लाइफ का स्पान है। जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं और हमें जो है वो मेनोपॉज भी एक हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो फिर हमें उसके लिए क्या इतना लेक्चर या कुछ हमें उसके लिए नॉलेज की आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो आयुर्वेद में और स्पेशली जो प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग जो है, वो जब हमने ये टॉपिक को मॉडर्न के साथ पढ़ाया, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और इसके लिए हम बहुत सारे कैंप भी करते हैं, जैसे बीएमडी का करते हैं या उनको समझाते हैं कि आपका ये जो एक पीरियड है उसको आपको कैसे फेस करना है, उसको कैसे टैकल करना है। उसके लिए हमने बहुत सारे कैंप किए और तब हमें पता चला कि जब भी हमारी ये डे टू डे लाइफ जो है वो जो है वो डिस्टर्ब होती है ड्यू टू दिस मेनोपॉजल सिंड्रोम, पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम, क्लाइमेट्रिक चेंजेस। तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसको दुविधा ले आती है कि भाई उनको काम करने में मुश्किल होती है, भूल जाना वगैरह। तो उसमें जो है वो मॉडर्न डॉक्टर्स के पास एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन उनके भी जो है वो अपने आप से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, कहीं पे उनकी लिमिटेशंस है।
तो हम ये टॉपिक को पहले फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमने बेस लिया है डीसी दत्ता टेक्स्ट बुक ऑफ गायनेकोलॉजी में। तो उससे हम पहले उसको समझते हैं और वो समझाने के बाद मेरा जो है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके रिलेटेड। जैसे ये टर्म है मेनोपॉज, तो मेनो मीन्स मेंस्ट्रुएशन एंड पोज मीन्स टू स्टॉप और सेसेशन। व्हेन जब जो है वो परमानेंट सेसेशन हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का अप टू 1 ईयर, मीन्स पहले जो है वो थोड़ी थोड़ी इरेग्युलरिटीज रहती है। इरेग्युलरिटीज वो दो तरफ से होती है, या तो इन अमाउंट क्वांटिटी में कि भाई किसी को जो है बहुत ज्यादा आके अचानक से सेसेशन हो जाता है, और कोई जो है उनको क्या होता है कि भाई थोड़ा पहले कभी कम आया, कभी ज्यादा आया, कभी लेंथन हुई साइकिल, इस तरह से होते हुए कंप्लीटली 1 ईयर तक जब उनको पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, तो वो टर्म को हम बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज में हमने बहुत सारी टर्म्स भी सुनी है, सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, आर्टिफिशियल मेनोपॉज हो गया। तो ये सभी चीजें ऐसी है कि समटाइम्स होता क्या है कि उनको बिग फाइब्रॉइड हो जाता है। तो अगर ऐसे फाइब्रॉइड हो जाता है तो उनका प्रॉब्लम जो है कि एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है, कि जब उनका एचबी इतना डिप्राइव हो जाता है और किसी तरह वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो सर्जिकल मेनोपॉज मींस हिस्टेरेक्टोमी करवाना पड़ता है। तो वो जो हो गया वो सर्जिकल मेनोपॉज, जिसको हम आर्टिफिशियल मेनोपॉज भी कहते हैं। कभी कभी कुछ हार्मोनल हाई लेवल में देने के बाद भी जो है वो ये चीज होती है। तो आर्टिफिशियल मेनोपॉज, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज, ये सभी जो है उसमें जो सिम्टम्स है, जो साइंस है, उसमें बहुत सारे वेरिड करते हैं। अभी हम एक एज लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है कंप्लेन लेके और बोलता है कि अभी तो मैं सिर्फ 37 ईयर्स है, तो आप मुझे कैसे बोल रहे हो कि आपके पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम है। या कोई ऐसे बोलता है कि मैडम मेरे तो 52 ईयर्स हो गए लेकिन अभी तक जो है वो पीरियड्स बंद नहीं हुए हैं। तो तभी हमें उनको काउंसल करना पड़ता है कि भाई एवरेज 47 टू 55 ईयर्स जो है वो आपका एवरेज रहता है कि जब आपको मेनोपॉज एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन सर्टेन कंडीशंस है, जैसे कि लॉन्ग टर्म केमोथेरापी चल रही है उनकी, या उन्होंने लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है, उनकी सोशियो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड जो है बहुत लोअर है, वो माल नरिश्ड है, थीन है, और सर्टेन रेसेस भी है कि जिसमें कभी कभी जो है वो सर्टेन पीरियड पे उनका अगर एक मास लिया जाए, उनका स्क्रीनिंग किया जाए, तो हमें पता चलता है कि भाई उनका मोस्टली वो 45 47 पे उनका मेनोपॉज एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन कहीं जो रीजन है, जैसे मैंने बोला कीमोथेरापी वगैरह, तो कभी कभी 35 ईयर्स पे भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। वैसे ही अगर ओबेस लेडी है, हाईली नरिश्ड है, कभी क्या होता है कि भाई जैसे हमें प्रमेह वाली बात हम कहते हैं कि आशा सुखम स्वप्न सुखम वाली, तो इस तरह से जिनकी एकदम जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी वो बियॉन्ड लिमिट दैट्स 55 ईयर्स तक चालू रहता है। बीच में मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी। एक नॉर्मल ऐसे रूटीन कस्टम में ऐसा है कि जब तक पीरियड्स आते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका यौवन बना रहेगा, आप यंग रहोगे, ऐसी सभी चीजें हैं। तो एक हमारे नेबर थे, तो वो जो है 52 ईयर्स ओल्ड थे और उनका बार बार जो है वो एचबी बहुत कम हो रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना इसके लिए इंजेक्टेबल आप दे देंगे, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं। और जैसे ही मैंने उसके पेट पे ऐसे हाथ रखा तो वो बिग फाइब्रॉइड था। तो उनका मानना ऐसे था कि भाई मुझे तो बहुत अच्छे पीरियड आ रहे हैं, तो अभी भी मेरे बहुत अच्छा है, मेरा जो है वो क्लीनलीनेस हो रहा है बॉडी का। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि आपका एज भी कम हो रहा है, आपकी आइडियल एज है, इतना बड़ा फाइब्रॉइड है, तो आपको हिस्टेरेक्टोमी करवाना ही पड़ेगा, ये तो डिलेड है ड्यू टू फाइब्रॉइड। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं कि जब मेनोपॉज नॉर्मल एस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें हमें एंड पॉइंट पे सर्जिकल ट्रीटमेंट ही उनको सजेस्ट करनी पड़ती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई किसी का
अगर बहुत डिले हो रहा है तो अच्छा है, या बहुत जल्दी हो गया तो अच्छा है। मीन्स जैसे आइडियल टाइम होता है मेनार्की स्टार्ट होने का, वैसे एक आइडियल टाइम होता है मेनोपॉज एस्टेब्लिश होने का। अगर वो मेनोपॉज टाइम पे एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है तो वो केस में भी हमें क्यों नहीं हो रहा है वो भी एक बार देखना चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि भाई ये लाइफ का एक फेज है, तो उसके लिए हमें क्यों डॉक्टर के पास जाना, क्यों हमें कुछ दवाइयाँ खानी, या क्यों डाइट में चेंज करना। तो 50% जब ये सभी हमारे पास पेशेंट आते हैं और आपस में बातें करते हैं या हम कैंप करते हैं तो बोलते हैं कि मैडम मैंने तो कई तकलीफ नहीं थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बाजू में एक दूसरी लेडी बैठी होती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो डिमेंशिया हो रहा है, इंसोम्निया हो रहा है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। तो इस तरह से वो वुमन टू वुमन वेरी करती है कि भाई किसी को जो है वो सिम्टम्स ज्यादा होते हैं और किसी को जो है वो सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो मेनली जो है 25% जिनको सिवियर कंप्लेन है रिलेटेड टू पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल सिंड्रोम, उनके लिए हमें एक स्पेशल काउंसलिंग, उनका डाइट प्लान, उनको जो है वो मेडिसिन वो रिक्वायर्ड रहती है। अदरवाइज उनको जो है वो कभी न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी रिलेटेड, कभी उनको न्यूरो फिजिशियन को वो करके वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनकी चालू हो जाती है। जबकि बेसिक पॉइंट जो है वो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनका जो अभी क्लाइमेट्रिक चेंजेस हो रहे हैं वो है। तो हमें उसको ट्रीट करना है, नहीं कि उनको कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। अभी ये क्यों हो रहा है, तो हमें सभी को पता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन साइकिल रहता है कि भाई नॉर्मल हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, वो स्टेरोजेनेसिस करके फॉलिक्यूजेनेसिस करके फॉलिकल एवरी मंथ जो है वो ओवम जो है वो रप्चर होता है, जिसके कारण यूट्रस जो है उसका वॉल जो है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो थिकनिंग होता है। और वो थिकनिंग जब मैक्सिमम लेवल पे आता है फिर एलएच जो है वो उसके कारण मेंस्ट्रुएशन आता है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन अभी ये पीरियड में पेरीमेनोपॉजल पीरियड में मेनोपॉजल पीरियड में होता है कि भाई जो हाइपोथैलेमस है वो एफएचएस अभी स्टेरॉइडोजेनेसिस जो है वो नहीं होता है, इतना फॉलिकल इतने नहीं होते हैं, तो वो एफएचएस लेवल एक हाई हो जाता है। और एफएचएस लेवल हाई हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो जो एस्ट्रोडियल है उसका प्रोडक्शन भी लोएस्ट हो जाता है। और वो लोएस्ट एस्ट्रोडियल प्रोडक्शन के कारण जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं होती है। और अगर एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं होती है तो फिर जो मेंस्ट्रुएशन है जो है वो एब्सेंस हो जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। एक्चुअली नॉर्मल फिनोमिनन है कि भाई जब भी कोई बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो मिलियंस ऑफ ओवा उसमें होते हैं। लेकिन उसमें काश्यप का जो है वो एक उदाहरण है कि जैसे कली में सुगंध नहीं होती, लेकिन जब वो फ्लावर बनती है, जब वो पुष्प में होती है तभी उसमें सुगंध आती है। वैसे ही जब उनकी मेनार्की स्टार्ट होती है तभी ओव्यूलेशन होता है और एवरी मंथ जो है उसमें से एक ओवम रप्चर होता है। लेकिन जब ये ओवम जो है जो हमें मिलियंस ऑफ ओवास थे वो अभी नहीं रहते हैं, तब जो है वो ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली मेनोपॉज एस्टेब्लिश हो जाता है। सर्टेन चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे यूट्रस का हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खबर है कि पता है कि किस तरह से हम यूट्रस जो है वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में अगर कैसे होता है, फिर अब मेनार्की में कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव एज में कैसे होता है। तो अभी जो यूट्रस जो है वो श्रिंक होना, उसको हाइपरट्रोफाइड होना शुरू हो जाता है। और अगर यूट्रस हाइपरट्रोफाइड स्मॉलर हो रहा है तो उसका जो एंडोमेट्रियल लेयर है जो एवरी मंथ एज ए मेंस्ट्रुएशन हमें दिखाई देता है वो भी थीन और एट्रोफिक हो जाता है। ओरिस भी जो है वो उनकी साइज में श्रिंक होना शुरू होती है। तो मेनली जो क्लिनिकल फीचर्स इसके कारण मिलते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है वो एट्रोफिक वेजाइनाइटिस है। यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भाई एट्रोफिक वेजाइनाइटिस ही क्यों होता है। एक्चुअली जैसे हम सबको पता है कि वेजाइना की एक एसिडिक पीएच होती है 4.5 to 5, जिस जो है वो वेजाइना में डैडरलिन बेसिली है, वो जब लैक्टिक एसिड को एस्ट्रोजन की हाजिरी में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, उसके कारण उसकी 4.5 to 5
वेजाइनल पीएच होती है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड होता क्या है कि भाई एस्ट्रोजन डिप्राइव लेवल हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड इतना नहीं बन पाता है, तो उनकी पीएच मेंटेन नहीं होती है, तो जो असेंडिंग इन्फेक्शंस है वो भी ज्यादा होते हैं। तो हमें जब वो वेजाइनाइटिस लेके आती है तो हमें उसको पहले डिस्टिंग्विश करना है कि भाई वो सेनाइल वेजाइनाइटिस है कि फिर कुछ और असेंडिंग इन्फेक्शन है। अगर वो असेंडिंग इन्फेक्शन है तो उसको हमें इन्फेक्शन के तरह उसको ट्रीट करना है, और अगर वो एट्रोफाइड सेनाइल है तो उसमें हमें एस्ट्रोजन थेरापी देनी पड़ती है। तो ये दो चीजें हैं, और इसका भी हम अभी जब मैनेजमेंट में हम डिस्कस करते हैं कि दोनों की आयुर्वेद ट्रीटमेंट में क्या फर्क रहता है। सेम जो है वो डिस्पेरिनिया मैथुन असहिष्णुता हो जाती है, क्योंकि वो वेजाइनल म्यूकोजा जो है वो भी थीनिंग होना शुरू हो जाती है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसका सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, तो उनको डिस्पेरिनिया भी फील होती है। लॉस ऑफ लिबिडो, और जो ब्रेस्ट है उसमें भी जो फैट है वो भी एट्रोफाइड हो जाती है, उसके कारण ब्रेस्ट जो है उसमें भी हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। फिर यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें भी डिसयूरिया और मोस्टली नॉक्चूरिया ज्यादा रहता है। डिसयूरिया में उनको बारंबार जो है वो लेकिन जो है वो कभी क्या होता है कि उनको जो है वो थिनिंग होने के कारण सिस्टाइटिस हो जाता है, तो वो सिस्टाइटिस के कारण भी जो है उनको डिसयूरिया रहता है। तो उसको हमें यहाँ भी जो है उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट रहती है कि जब भी ये एज की वीमेन हमारे पास आती है तो उनको डिसयूरिया या नॉक्चूरिया है, तो उनको इन्फेक्शन की तरह ही नहीं, सिस्टाइटिस या यूटीआई उसको लागू करके उसके साथ हमें जो है वो मेडिसिन जो देनी होती है वो पित्त संबंध का भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और मेनली जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मेच्योरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। और अगर इसके साथ उनको सिस्टोसिल जैसे वेजाइनल प्रोडक्ट्स है, वेजाइनल वॉल प्रोडक्ट्स है, फर्स्ट या सेकेंड डिग्री ट्रेंड प्रोडक्ट्स है, जिसको हम उसके कारण भी जो है वो यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड मुश्किल होती है, तो उसको भी हमें डिफरेंशिएशन करना ही चाहिए। डिस्यूरिया या नॉक्टूरिया है तो उनकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, उनके रिकरेंट लेबर हुए हैं, उनका डिलीवरीज हुई है, उनका प्रीमियम टैक्स है कि नहीं, उनकी जो है वो यूरिन रिलेटेड उनको प्रीवियस हिस्ट्री है या नहीं, या उनको डायबिटीज है कि नहीं, ये सभी चीजें है। उसको हमें क्या होता है कि ये चीज यदि आती है तो हमारे माइंड में एक ही चीज रहती है कि she might be having a perimenopausal menopausal syndrome। लेकिन ये एज एक ऐसी है कि मेनोपॉज के अलावा उनको सिस्टमिक डिसीजेस भी हो सकते हैं, तो हमें उसको भी रूल आउट करना है कि ये क्लियर कट जो है वो सिस्टमिक डिजीज नहीं है, ये मेनोपॉज के कारण ही हो रहा है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे उस तरह से। और मेनली मैडम शायद गलती से लीव हो गए हैं, मीटिंग अभी ज्वाइन करेंगे। कृपया धैर्य बनाए रखें।
તો એ આવ્યો પણ એ ભલે રહ્યો ઓલો માતંગી નતો આવ્યો તો હમ? તો એનો ફોન તો જ આવશે પછી ચાલુ તો રાખવો જ પડશે તો અહીંયા બેસ ને ઘર ખુલ્લું રાખ દરવાજો એટલે બોલાય हेलो मैम हेलो आप ऑडिबल हो, मैम आप ऑडिबल हो। ओके शेयर करते हो आपकी स्लाइड्स अभी विजिबल नहीं है मैम। हाँ मैं करती हूँ शेयर करती हूँ एक्चुअली वो कॉल आया था बीच में एक तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया है